हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिंक और विटामिन सी को डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कोविड-19 के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में इन तीनों का क्या पॉसिबल रोल हो सकता है। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू होने की कंडीशन में आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। सबसे पहले हम क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। क्लोरोक्विन में जहाँ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस वीडियो में हम मेनली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को ही डिस्कस करेंगे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो ओरल टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल होती है। ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है जिसका यूज़ मलेरिया के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में किया जाता है। इस ड्रग में इम्यूनोमोडुलेटरी इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से इसका यूज़ ऑटो इम्यून डिजीजेस के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के मोड ऑफ एक्शन को समझने से पहले हम वायरस की लाइफ साइकिल को ब्रीफ में समझेंगे। कोविड-19 डिजीज के लिए जो पैथोजन है इसका नाम है SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको सिंपली हम कोरोना वायरस भी कहते हैं। और बॉडी की जिन सेल्स को ये अफेक्ट करेगा उनको हम कहेंगे होस्ट सेल। तो सपोज ये कोरोना वायरस है। होस्ट सेल के बाहर वायरस को वायरियन कहा जाता है। होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है जिसका नाम है S2 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर। कोरोना वायरस होस्ट सेल के इसी S2 रिसेप्टर से बाइंड करता है और उसके बाद में होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाता है। होस्ट सेल के अंदर ये वायरस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई एक वैक्यूल की फॉर्म में होता है जिसे हम एंडोसोम कहते हैं। होस्ट सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। एंडोसोम और लाइसोसोम के अंदर का पीएच एसिडिक होता है। एसिडिक पीएच पर एंडोसोम और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन्स का फ्यूजन होता है जिससे एंडोलाइसोसोम बनते हैं। एंडोलाइसोसोम के अंदर वायरस के एनवलप का ब्रेकडाउन हो जाता है जिससे वायरल जीनोम होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। ये वायरल जीनोम होस्ट सेल की सेल्यूलर मशीनरी को यूज़ करके वायरस का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस वायरल जीनोम को एज ए टेम्पलेट यूज़ करेगा। वायरस का जीनोम आरएनए है और ये एंजाइम आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज़ करने वाला है, इसलिए इस एंजाइम को हम कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वायरल जीनोम को एज ए टेम्पलेट यूज़ करके वायरल जीनोम का रेप्लिकेशन करेगा जिससे बहुत सारे नए प्रोजेनी वायरसेस प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमने वायरस के लाइफ साइकिल को ब्रीफ में समझा। अब बात करते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस इन्फेक्शन को रोकने में किस तरह से हेल्प करती है। तो पहला मैकेनिज्म है, जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो S2 रिसेप्टर के लिए इनहिबिटर का काम करती है। यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये प्रोबेबली S2 रिसेप्टर को इनहिबिट करती है। अगर ये ड्रग S2 रिसेप्टर को इनहिबिट करेगी तो जो कोरोना वायरस है वो होस्ट सेल की सरफेस पे बाइंड नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है ये होस्ट सेल के अंदर वायरस की एंट्री को रोकती है। दूसरा मोड ऑफ एक्शन, जब वायरस होस्ट सेल के अंदर एंटर कर चुका है तब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किस तरह से अपना काम करेगी। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक वीक बेस है। इसकी वजह से सेल के अंदर एंडोसोम और लाइसोसोम का पीएच बढ़ जाता है। इनका पीएच एसिडिक से बेसिक हो जाता है। हमने देखा था एसिडिक पीएच पर दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है, लेकिन बेसिक पीएच पर इनका फ्यूजन नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वायरल जीनोम है वो होस्ट सेल के अंदर रिलीज नहीं हो पाएगा। इस तरह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती है। तो हमने देखा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वायरस की एंट्री को भी इनहिबिट करती है और वायरस के रेप्लिकेशन को भी इनहिबिट करती है। इसलिए SARS-CoV-2 इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक पोटेंट ड्रग हो सकती है। अब हम जिंक का मोड ऑफ एक्शन समझते हैं। जब सेल्स के अंदर जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये जिंक आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। हमने देखा था वायरस के रेप्लिकेशन के लिए
आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। जिंक इस एंजाइम को इनहिबिट करके वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देता है। साथ ही साथ जिंक जो है वायरस की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड अदर प्रोटीन्स के सिंथेसिस को भी रोक देता है। इसके अलावा जिंक हमारी बॉडी के अंदर जो होस्ट सेल्स हैं उनके अंदर साइटोकाइन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को भी मॉड्यूलेट करता है। इस तरह से जिंक बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जिंक का इंडिविजुअल मोड ऑफ एक्शन देखा। अब बात करते हैं अगर दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाए तो क्या होगा। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो अकेले काम कर रही थी वो अभी भी काम करेगी, यानी कि ये वायरस की एंट्री को रोकेगी और वायरस के रेप्लिकेशन को रोकेगी। और साथ ही साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिंक आयोनोफोर की तरह भी काम करती है। इसका मतलब है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को जिंक के लिए बढ़ा देगी, जिससे सेल के अंदर जिंक का अपटेक बढ़ जाएगा और जिंक आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करके वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देगा। अब बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी की डेली नीड की अगर हम बात करें तो एक एडल्ट मेन के लिए इसकी डेली नीड है 90 मिलीग्राम, और 90 मिलीग्राम विटामिन सी हमको अराउंड 2 मीडियम साइज ऑरेंजेस से मिल जाता है। एडल्ट वुमेन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट 75 मिलीग्राम है। प्रेग्नेंट वुमेन के केस में इसकी रिक्वायरमेंट 105 मिलीग्राम पर डे। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका मतलब है ये विटामिन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है। इसका मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा विटामिन सी एक साथ खा लें तो वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा और यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाएगा। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होती है, जिसका मेन सिम्टम ब्लीडिंग गम है, यानी कि मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन सी का अगर हम ओवरडोज लेते हैं तो ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन एक्सक्रीट होने से पहले ये बॉडी में डायरिया कॉज करता है। विटामिन सी का कोविड-19 डिजीज़ के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में क्या रोल हो सकता है, उसको समझने से पहले यहाँ पर हमको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या जिनको हम ROS भी कहते हैं। जब बॉडी की इम्यून सेल फंक्शनल होती है, जब ये पैथोजेंस को किल कर रही होती है, तो इनमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस होती है। यहाँ हमको ये भी ध्यान देना होगा कि बॉडी के अंदर जो नॉर्मल एनर्जी प्रोडक्शन है, यानी कि बॉडी की सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तब भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल एनर्जी प्रोडक्शन में भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ती है और इम्यून सेल्स की एक्टिविटी की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का बॉडी में ओवरलोड हो जाता है। और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं इनके अंदर टिश्यू डैमेजिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये हमारी बॉडी की सेल्स को, बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज करती है। विटामिन सी इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसी को हम विटामिन सी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब इम्यून सेल्स फंक्शनल होंगी तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस होंगी और इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विटामिन सी बॉडी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा विटामिन सी का दूसरा फंक्शन, विटामिन सी जो है एक कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कोलेजन का सिंथेसिस प्रो कोलेजन की फॉर्म में होता है। प्रो कोलेजन को फिर कोलेजन में कन्वर्ट किया जाता है। प्रो कोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स के साथ साथ विटामिन सी की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं कोलेजन का क्या रोल है। कोलेजन हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका मतलब अगर बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो कोलेजन का सिंथेसिस कम होगा, जिससे बॉडी के टिश्यूज़ की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बॉडी के टिश्यू जो है वो फ्रेजाइल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, जो ईजीली डैमेज हो सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन सी होगा तो एडिक्वेट अमाउंट में कोलेजन सिंथेसिस होगा, जिससे बॉडी टिश्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे और इजीली डैमेज नहीं होंगे।
यहाँ बॉडी टिश्यू के अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एल्वियोलर एपिथेलियम ऑफ लंग्स। हमें पता है कोविड-19 डिजीज़ में जो मेन डैमेज होता है वो लंग्स को होता है। लंग्स के अंदर एल्वियोलर एपिथेलियम को ही होता है। अगर बॉडी के अंदर विटामिन सी एडिक्वेट अमाउंट में होगा तो कोलेजन सिंथेसिस प्रॉपर होगा, जिससे लंग्स की एल्वियोलर एपिथेलियम की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, जिससे कि कोविड-19 डिजीज़ में लंग्स को डैमेज कम से कम होगा। तो उम्मीद करते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिंक और विटामिन सी का क्या मोड ऑफ एक्शन है ये आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। किसी भी तरह का हेल्थ इशू होने की कंडीशन में प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच।